हाइड्रोकार्बन में एक बार फिर से हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है एल्केन। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वहीं पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, हम आप लोगों को बता चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन क्या होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और किसी भी एल्केन का IUPAC नाम लिखते समय हम लोग अनुलग्न n का उपयोग कर लेते हैं। अनुलग्न n का उपयोग कर लेते हैं। एल्केनों का IUPAC नाम लिखते समय अनुलग्न n का उपयोग कर लेते हैं। कुछ एल्केन का नाम लिखते समय हम लोग देखो, जैसे कुछ एल्केन ऐसे भी हैं, लिख दिया जाए कहीं ऐसे आपको लिखा मिले CH3 CH2, इधर चेन में कुछ भी जोड़ दिया जाए तो ऐसे एल्केन का नाम लिखते समय हम लोग उसके पहले स्मॉल n का यूज करते हैं। जहाँ स्मॉल n बराबर होता है, n का मतलब होता है नॉर्मल। कहीं पर ऐसा ग्रुप देखने को मिल जाए CH3 CH और यहीं पर CH3 कर दिया जाए और ऐसा ग्रुप देखने को मिले, इसका मतलब इसका नाम लिखते समय हम लोग आइसो का उपयोग करेंगे। कहीं ऐसा मिल जाए CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहीं पर CH3 और CH3, इधर चेन में कुछ भी जुड़ जाए, ऐसा ग्रुप देखने को मिलेगा। इसका नाम लिखते समय हम लोग किसका यूज करेंगे? नियो का उपयोग करेंगे। ऐसा ग्रुप कहीं देखने को मिल जाएगा तो इसका नाम लिखते समय हम लोग स्मॉल n का यूज करेंगे, जहाँ स्मॉल n का मतलब होता है नॉर्मल। यदि ऐसा ग्रुप कहीं पर देखने को मिलेगा, इस ग्रुप के लिए हम लोग आइसो का यूज करेंगे। इधर जो चेन होगी उसके अनुसार उसका नाम लिख दिया जाएगा। यदि कहीं पर ऐसा ग्रुप देखने को मिलेगा, उसका नाम लिखना होगा तो हम लोग नियो का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में तो ये लिख दिए हैं, देखो कैसे उपयोग करते हैं, कैसे लिखते हैं। कहीं पर लिखा हो CH3 CH2 CH2 और यही लिख दिया जाए CH3 और आपसे कहा जाए इस यौगिक का साधारण नाम लिखो, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूट। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लगा दिए और सब कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड, इसीलिए हम लोग क्या लगा दिए? n। ये हो गया ब्यूटेन। इसमें देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक चैन दिखाई दे रही है, दूसरा कोई ग्रुप नहीं, ऐसा ग्रुप मिल रहा है तो हम लोग इसका नाम लिखते समय आगे n का यूज करेंगे, जहाँ n बराबर होता है नॉर्मल, ठीक। उसके बाद ऐसा ग्रुप कहीं पर मिल जाए CH3, उसके बाद CH, यहीं पर CH3 लिख दीजिए, उसके बाद CH2 और CH3। यहाँ पर ये ग्रुप आपको देखने को मिला, ये ग्रुप देखने को मिला। इसका मतलब हम लोग इसका नाम लिखते समय किसका उपयोग करेंगे? आइसो का उपयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन से क्या होता है? पेंट। और सब कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? n। ये हो गया आपका पेंटेन। यदि कहीं पर ऐसा ग्रुप देखने को मिले, मान लीजिए यहाँ लिखा है CH3 कार्बन CH3 कार्बन CH3, उसके बाद CH2 और CH3। अब देखो आपको ये वाला ग्रुप देखने को मिला, ठीक, ये ग्रुप देखने को मिला। इसका मतलब इसका नाम लिखते समय हम लोग क्या यूज करेंगे? नियो का उपयोग करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन और ये 2 6 कार्बन के लिए हेक्स लगा दिए और सब कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा? n। तो एल्केन का नामकरण कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। n का उपयोग कब करेंगे? जब नॉर्मल चेन ऐसे दिखाई देगी तो उसका नाम लिखते समय हम लोग स्मॉल n का उपयोग कर लेंगे, और जहाँ n का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। यदि कहीं पर ऐसा ग्रुप आपको दिखाई देगा तो इस ग्रुप के लिए हम लोग आइसो का उपयोग करेंगे। इस एग्जाम्पल में इस ग्रुप का उपयोग करके इसका नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। यदि कहीं पर ऐसा ग्रुप दिखाई देगा तो इसके लिए हम लोग नियो का यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल में ऐसा ग्रुप को लिख करके और ये से हम लोग यहाँ पर नाम लिख करके आपको
सिखा दिए। उसके बाद एल्केन का जो नाम होता है वो एक हम लोग इसकी पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं कि एल्केन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एल्केन को कैसे बनाया जाता है। 2-4 एक इसी सूत्र की सहायता से 2-4 और 10 एग्जाम्पल हम आप लोगों को सिखाएं कि कैसे एल्केन बनाते हैं। इस सूत्र में देखो, यदि n बराबर 1 ले लिया जाए, n बराबर 2 ले लिया जाए, n बराबर 3 ले लिया जाए, n बराबर 4 ले लिया जाए, n बराबर 5 ले लिया जाए, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9 और n बराबर 10, ठीक। ये अपना n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें से कुछ भी, इसके आगे भी n का मान हो सकता है। तो इसमें देखो, यदि c यहाँ c लिखा है तो c के स्थान पर c लिखे, n के स्थान पर यहाँ पर 1 लिया गया है, इसलिए हमने क्या लिखा, 1 लिखा। उसके बाद h है तो h के स्थान पर आप 2 लिखा है सूत्र में तो 2 लिखे, इनटू जहाँ n है 1 के n के स्थान पर 1 लिखो, +2, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा CH4 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से जब n बराबर 2 लेकर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा C2 और H6। इस सूत्र की सहायता से n बराबर 2 रखोगे तो आपको C2 H6 मिलेगा, n बराबर 3 रखोगे तो C3 और H8 मिलेगा, n बराबर 4 रखोगे तो हो जाएगा आपका C4 और H10, n बराबर 5 रखोगे तो हो जाएगा आपका C5 और H12, n बराबर 6 रखोगे तो आपको मिलेगा C6 और H14, n बराबर 7 रखोगे तो C6 और H16, h बराबर n बराबर 8 रखोगे तो C7 हो जाएगा, C7 और H16, n बराबर 6 रखोगे तो n बराबर 8 रखोगे तो h बराबर आपका हो जाएगा 8 2 16 2 18, H18, n बराबर 9 रखोगे तो आपको मिल जाएगा C9 और H20, और यदि n बराबर 10 रखोगे तो C10 और H22 मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से इस सूत्र को देखा जाए, यदि n बराबर 1 रखा जाएगा तो CH4 मिलेगा, यदि n बराबर इस सूत्र में 2 रखा जाएगा तो C2H6 मिलेगा, यदि n बराबर इस सूत्र में 3 रखा जाएगा तो C3 और H8 मिलेगा, n बराबर 4 रखा जाएगा इस सूत्र में तो C4H10 मिलेगा, n बराबर 5 रखेंगे तो C5H12 मिलेगा, n बराबर 6 रखेंगे तो C6H14 मिलेगा, n बराबर 7 रखेंगे तो C7 और H16, और n बराबर 8 रखेंगे तो C8 और H18, n बराबर 9 रखेंगे तो C9 और H20, यदि n बराबर 10 रखेंगे तो C10 और H22। इस प्रकार से और हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो। ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सबको हम लोग एल्केन कहेंगे। उसके बाद इस नाम को दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखो कैसे, नाम तो अभी लिखना सिखा देंगे, ठीक। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो एक कार्बन आपका ये हो गया, ठीक। और कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन आप यहाँ दिखा दो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इस एल्केन, ये भी एक प्रकार का एल्केन है, इसमें कार्बन कितना है, 2, तो 1 और 1 2 कार्बन हुआ, H कितना है 6, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H3 जोड़ दीजिए, और एल्केन है तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन है तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड दिखा दिए, 2H था, 2 कार्बन था तो 2 कार्बन दिखा दिए, 6H था तो 3 और 3 6H दिखा दिए। आगे देखो 3 कार्बन है तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, कितना H है, 8H है, तो 3H यहाँ लिख दो और 3H यहाँ लिख दो, और उसके बाद 2H यहाँ लिख दो, सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दो, सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दो, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। C3H8 को ऐसा भी लिखा जा सकता है, C4 को CH3 CH2 CH2 CH3। देखो C4 तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, H कितना है 10, तो 3 2 6 3 2 5 2 3 2 5 2 7 और 3 है 10, और C बराबर 5 रखोगे तो हो जाएगा C3 CH2 CH2 और CH2 और CH3। तो
1 2 3 4 5 कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, तो 3 2 5 2 7 और 7 2 9 और 3 12। इसमें देखो C6 और H14 लिखोगे तो CH3 CH2 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 CH2। फिर से देखो कितना C6 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बना दो CH3। कार्बन हो गए आपके 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 14 है, तो 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 11 3 14। इसमें देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2 और CH3। कार्बन जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन जोड़ो कितना है? 16, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 13 3 16। इसमें देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 है कितना? 8। उसके बाद CH2 और CH3 फिर से जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हाइड्रोजन कितना है? 18 यानी कि 18, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 2 15 और 3 18। उसके बाद इसमें आ जाओ CH3 CH2 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 फिर से जोड़ो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद ये CH3 9। ठीक, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितना है? 20, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 2 15 15 2 17 और 3 20। उसके बाद इधर देखो कार्बन 10 है, तो CH3 CH2 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 CH2। फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा CH2 और आपका यहाँ हो जाएगा CH3। 9 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 22 यानी 22 होने चाहिए। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 और 19 3 22। तो इस प्रकार से n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख करके इस सूत्र में हम लोग ये इतने क्या प्राप्त कर लिए? एल्केन प्राप्त कर लिए। ठीक, फिर से देखो एल्केन प्राप्त कर लिए, आपके एल्केन हो गए। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे किसी भी एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, एल्केन का आयुपेशी नाम लिखते समय हम लोग अनुलग्न एन का उपयोग करेंगे, ANE अनुलग्न एन का उपयोग करेंगे। तो उसका नाम लिखने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो, यदि कार्बन की संख्या 1 होगी तब क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या 2 होगी तब क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या 3 होगी, कार्बन की संख्या 4 होगी, कार्बन की संख्या 5 होगी, कार्बन की संख्या 6, ये कार्बन की संख्या 7, कार्बन की संख्या 8। ठीक है, और उसके बाद कार्बन की संख्या 9, कार्बन की संख्या 10। ऐसा लिख सकते हो। यदि कार्बन की संख्या 1 होगी तो हम लोग मेथ का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 2 होगी तो एथ का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोप का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 4 होगी तो ब्यूट का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 5 होगी तो पेंड का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 6 होगी तो हेक्स का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 7 होगी तो हेप्ट का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 8 होगी तो ऑक्ट का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 9 होगी तो नान का उपयोग करेंगे, कार्बन की संख्या 10 होगी तो टेक का उपयोग करेंगे। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ, 2 होगी तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नान और डेक, इसका उपयोग करेंगे। आयुपेशी नाम लिखते समय जैसे कि इतने एल्केन बना दिए गए और इन एल्केनों का नाम लिखना होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसका अनुलग्न क्या होता है? एन, ये चीज़ ध्यान देना होगा। जैसे कि पहला
पहले इस यौगिक में देखो, इस यौगिक में कितने कार्बन है? इस यौगिक में केवल एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? मेथ का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा मेथ। ठीक, इस यौगिक में एक कार्बन था तो मेथ लिखिए। उसके बाद इस कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से एकल बंध द्वारा संतुलित है, इसीलिए इस कार्बन के लिए तो मेथ लिखिए। और उसके बाद इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे हम लोग? सिंगल बॉन्ड है। सारे इसके कार्बन के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए अनुलग्न क्या उपयोग करेंगे? एन करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक, उसके बाद देखो इसमें एक और एक, दो कार्बन, कितना कार्बन है? दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए क्या उपयोग करेंगे? एथ का उपयोग करेंगे, हो गया एथ। उसके बाद दो कार्बन के लिए एथ का उपयोग, दोनों कार्बन के बीच बांड कैसा है? सिंगल बांड है। सिंगल बांड का अनुलग्न क्या होता है? एन, तो यहाँ जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका ईथेन। उसके बाद 1 2 3, इस C3H में, C3H8 में कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोप का उपयोग करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए प्रोप। उसके बाद तीनों कार्बन के बीच एकल बांध है। एकल बांध का अनुलग्न क्या होता है? एन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। उसके बाद देखो C4H8 में 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं? ब्यूट का उपयोग करते हैं, यहाँ पर लिखे ब्यूट। उसके बाद चारों कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बांड है? एकल बांध है, सिंगल बांध है, सिंगल बांड है, इसलिए यहाँ पर इसका उपयोग कर, अनुलग्न क्या उपयोग करेंगे? एन का उपयोग करेंगे। उसके बाद देखो C5 और H12, इसमें कार्बन की संख्या 5 है। कैसे जाने? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? पेंट का, तो यहाँ पर पेंट लिखिए। और पांचों कार्बन के बीच कैसा बांड दिखाई दे रहा है? एकल बंध, यानी सिंगल बांड दिखाई दे रहा है। सिंगल बांड का अनुलग्न क्या होता है? एन होता है, तो सिंगल बांड का अनुलग्न हम लोग एन जोड़ दिए। उसके बाद C3 और H14 है, इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स, तो आप यहाँ लिख दीजिए हेक्स। उसके बाद 6 कार्बन के बीच आपको कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बांड दिखाई दे रहा है? कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बांड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेक्सेन। उसके बाद C7 और H16 है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन है? 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए किसका उपयोग करेंगे? हेप्ट का उपयोग करेंगे, यहाँ लिख दीजिए हेप्ट। उसके बाद जितने भी 7 कार्बन है, सब कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बांड है? सिंगल बांड है। सिंगल बांड का अनुलग्न क्या होता है? एन, इसलिए यहाँ पर क्या उपयोग किया जाएगा? अनुलग्न एन का उपयोग करेंगे। फिर से देखो C8 और H18, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? आर्क का उपयोग करेंगे, यहाँ पर आर्क लिख दो। उसके बाद इन सभी कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बांड है? एकल बांड है, यानी कि सिंगल बांड है, एकल बांड है। इसका अनुलग्न क्या होगा? एन, तो यहाँ पर लगा दीजिए ऑक्टेन। उसके बाद n बराबर 9 होगा, तो C9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं? यहाँ पर 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? नॉन का उपयोग करेंगे। सब कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बांड है? सिंगल बांड है, इसलिए हम लोग अनुलग्न क्या यूज करेंगे? नॉन एन, यानी एन करेंगे तो हो जाएगा इसका नाम नॉन एन। उसके बाद C10 और H22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना कार्बन है? 10 कार्बन है। 10 कार्बन के लिए डेक का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए डेक। और सभी कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बांड है? सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बांध है। एकल बांध का अनुलग्न क्या होता है? एन, इसलिए यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा इकेन। ये नाम हो गया क्या? डिकेन। इस प्रकार से हम लोग n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख करके इस सूत्र में ये 2 4 10 एग्जाम्पल पढ़े, किसके? एल्केन का एग्जाम्पल लिखे। इस सूत्र की सहायता से इसका एग्जाम्पल लिखे। उसके बाद इन सूत्र को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जितना कार्बन यहाँ था उतने कार्बन होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन यहाँ थे उतने हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर एल्केन पढ़ रहे हैं तो जितने भी कार्बन होते हैं सबके बीच एकल बांड को दिखाना है या एकल बंध को दिखाना है। इस प्रकार से हम इसको दिखा दिए। उसके बाद इसका जब आयुपेशी नाम लिखेंगे तो अनुलग्न एन का उपयोग करेंगे। अनुलग्न क्या होता है? जो चीज़ बाद में जुड़ता है उसे अनुलग्न कहते हैं। पूर्व लग्न क्या होता है? जो चीज़ पहले जुड़ता है उसे
पूर्व लग्न कहते हैं। तो एल्केन का अनुलग्न होता है एन, ठीक, ANE। एल्केन का अनुलग्न होता है एन। उसके बाद कहीं पर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अनुलग्न एन का उपयोग करेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कहाँ से पाए? मेथ कहाँ से मिला? एक कार्बन से मेथ मिला। एन कहाँ से मिला? सिंगल कार्बन की चारों वैलेंसी किससे हैं? एकल बॉन्ड से, इसलिए यहाँ पर क्या मिला? एन मिला। ये इथेन कहाँ से मिला? एथ कहाँ से मिला? 2 कार्बन से एथ मिला। एन कहाँ से मिला? दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड से हमको एन मिला। प्रोप कहाँ से मिला? 3 कार्बन से प्रोप मिला। एन कहाँ से मिला? सिंगल बॉन्ड से एन मिला। ब्यूट कहाँ से मिला? 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूट मिला। एन कहाँ से मिला? सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से ब्यूट मिला, ठीक। 1 2 3 4 5 से हमें क्या मिला? पेंट। एन कहाँ से मिला? सब कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार हम लोग ये समझे कि एन कहाँ से मिलेगा? यदि एल्केन अणु में सिंगल बॉन्ड होगा या एकल बंध होगा तो हमको अनुलग्न एन मिल जाएगा। और पेंट, हेप्ट, हेक्स, ऑक्टेन कहाँ से मिलेगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या काउंट कर ली जाएगी। यदि वहाँ पर 1 होगा तो मेथ लिखेंगे, 2 होगा तो एथ लिखेंगे, 3 होगा तो प्रोप लिखेंगे, 4 होगा तो ब्यूट लिखेंगे, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के एल्केनों का हम लोग नाम लिखना सीख गए। उसके बाद कुछ अब ये एल्केनों का सामान्य नाम है, यानी कि IUPAC नाम तो है, लेकिन ये सब बहुत इजी नाम थे। इसके बाद कुछ और नाम होंगे, वो कुछ इससे भिन्न होंगे। उन नामों को हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही।